हेलो स्टूडेंट, आज हम आईसीएससी केमिस्ट्री एग्जामिनेशन 2025 का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि बोर्ड ने रिलीज़ किया है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसके हम जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें आपको टाइम जो एलोटेड रहेगा वो होगा 2 आवर्स, जो राइटिंग टाइम होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का है ना। 80 मार्क्स आपके ये और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के, टोटल 100 मार्क्स हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपको 80 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। इसको रीड करने के लिए स्टूडेंट यू विल गेट द 15 मिनट्स, यानी कि आपको 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जिसमें आप क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। उसमें आपको राइटिंग अलाउ नहीं होगी। स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए 40 मार्क्स का होगा, जिसमें ऑल द क्वेश्चंस आपको अटेंड करना कंपलसरी होगा, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। एंड सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, यानी एनी 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच, इट इज इक्वल टू 40 मार्क्स। सो इसके बाद इंस्ट्रक्शन है सुपरवाइजर के लिए, जो आपके रिलेटेड नहीं है। नाउ वी विल सी द सेक्शन ए। तो स्टूडेंट, इसमें मेंशन है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। सो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा स्टूडेंट, वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप उसमें करेक्ट ऑप्शंस को लिखोगे। आप चाहो तो ए बी सी डी जो ऑप्शंस हैं वो लिख सकते हो, या आप उसमें जो इंडिकेट हैं तो आप उसको भी लिख सकते हो, यानी कि फुल आंसर भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो ए बी सी डी ओनली ये भी लिख सकते हो, जैसे कि। और इसमें ये मेंशन है इन द ब्रैकेट डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर्स ओनली। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप ए बना रहे हो और जो ए ऑप्शन है वो डी जैसा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो उसमें लिखा है ए ऑप्शन में, आप उसको भी पूरी तरीके से मेंशन कर सकते हो। जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 1, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द इलेक्ट्रोड्स। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है, ये जो क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस से लिया गया है, और इसमें आपने पढ़े होंगे 4 डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स थे। फर्स्ट एग्जांपल था मॉल्टन लेड ब्रोमाइड का, है ना, बाय यूजिंग द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। सेकंड था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बाय यूजिंग द प्लेटिनम। थर्ड था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग द एनोड, that is inert anode, that is platinum, and cathode copper, because at cathode the copper ions will deposit here. So the correct option is, that is B option, only Q, है ना। Q because Q contain the inert electrode, P active electrode, R option also active. So correct option is B. So you will write B uh, and then write only Q. In this way you have to write the answer. Now question number 2. So student, in this time here the most of the question board has taken from the understanding category. So question number 2, a compound P is heated in a test tube with a sodium hydroxide. A red litmus paper held at the mouth of test tube turns blue. Which of the following could be the P compound? सो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से लग रहा है, जिसमें आपको मालूम है बेसिक जो सॉल्ट्स होते हैं वो टर्न्स करते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। सो फर्स्ट ऑप्शन जिंक सल्फेट नहीं होगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सी फेरस सल्फेट। सो डी इज अमोनियम sulfate is the correct answer of this question. Now come on the question number 3, which is from the mole concept, and it is a numerical type question, so it is application based question. Now read the question, which of the following would weight the least, means 4 options are given to you, and out of which you have to select which has the less mass. So A option, 2 gram atoms of oxygen. 2 gram atom of oxygen means 2 moles of oxygen. So here we are considering the oxygen atom. So you know that 1 mole is equal to the gram atomic mass. So 1 mole of oxygen is equal to 16. So 2 moles of oxygen is equal to 32 gram. So here A option answer is, means A option means value is coming 32 gram. 1 mole of sodium, like, which is equal to the atomic mass, and sodium atomic mass is 23. So 23 is the mass of B option. C, 22.4 liter of carbon dioxide at STP. So it is equal to the 1 mole, which is equal to 44 gram. So now first option 32 gram, second 23 gram. Now 4 is C, 44 gram. Now see the fourth one, 6.023 into 10 to the power 22 atoms. You know that in 1 mole 6.023 into 10 to the power 23 atoms are present. So 1 mole of carbon is equal to the 12 gram. Now here
power is 10 to power 22, not 23. So here 6.023 into 10 to power 23 atoms of carbon is equal to the 1.4 gram. So student, out of 4 option given, which has less value? That is D option, 1.2 gram. So you will select the D option. You will write D, not this 1.2 gram. You write the D and 6.023 into 10 to power 22 atoms of carbon. Now next question, question number 4. The equation is shown. The equation below shown the reaction between the element X and dilute sulfuric acid. So X is solid which reacting with acid and form the XSO4 plus H2. So we know, the student, when metals react with the acid they form salt and hydrogen. So it is asking that which particles are responsible for conducting the electricity in dilute sulfuric acid and the compound XSO4. Suppose for example, if I am taking one metal, that is magnesium, so Mg plus H2, H2SO4, it gives MgSO4 plus H2. So MgSO4 contain Mg positive ions and SO4 two negative ions. So Mg2 positive ions and SO4 two negative ions. So here in this solution, because it is a electrolyte, so it contains positive and negative ions. So here A option is not correct because it is not the metal. So only positive ions also wrong, only negative ions wrong. So D option is correct, that both positive and negative ions are responsible for conducting the electricity. Now coming on the question number 5. Student, this category is added first time in the ICSE. So see here which assertion in reason, you know, means before 2-3 years, so years before, I think it is added in the 12th class. Now it is first time added in the 10th class. So here two statements are written, first is assertion and second is reason. Now student, 4 options are given, like both A and R, means assertion, reason are true and R is the correct explanation of A. Second, both A and R are true but reason is not the correct explanation of A. C option, A is true but R is false, means first assertion statement is correct and second is false. D option, A is false means assertion is false and R is true means reason is true. So now read this question and see. Hydrogen chloride gas is collected by upward displacement of air. So this statement is correct, student, because vapor density of hydrogen chloride gas is 18.25 and air is about 14.2 or 14.4. So HCl is heavier than air, so it will settle down and displace the air upward. So statement in this question, student, is correct. Now come on the reason. Hydrogen chloride gas is lighter than air. So no, as I told that it having the more vapor density, that is 18.25 than the air, so it is heavier than air. So student, in this case reason statement is not correct, assertion is correct. So here A and B options are not correct. So C is correct, that assertion is true and reason is false. So I hope student you understand how you have to attempt the assertion and reason question. Now question number 6. The structure of 4 hydrocarbons are shown below. So here 4 hydrocarbons are given, like first one is 2-methyl butane, second is 2-methyl propene, third is but1ene and fourth is again 2-methyl propene. So student, second and fourth has the same name, means both are the same. Now it is asking that how many isomers of butene are there. Butene means which contain the double bond. So double bond is present second, third and fourth, but second and fourth are same. So only 2 isomers I am able to see, that is option B, that is 2-methyl propene and but1ene. Only 2 isomers of butenes are there. Now student, next question, question number 7. It is based on understanding and application. Element P has electronic configuration 2881. Okay, it has valence electron 1, valency 1. The number of chloride atom present in the chloride of P. So P, chlorine also has valency 1 and P element also has valency 1. So it will form the compound that PCl. So in PCl, how many atoms is present, student? That is the B option, that is 1. Like you know that here number of electrons are present 19 and 19 is potassium, KCl. In KCl 1
chlorine atom is present, so he replaced the K by the P. Now next question, question number 8, student, which is based on the understanding. So related to chapter number 1, 1s2 is an isotope of hydrogen. In the modern periodic table, it will be placed before hydrogen, B option placed after hydrogen, C option placed at the same position as hydrogen, D option not have any position in the periodic table. So student, in the modern periodic table, you know that all it is based on the atomic number. So all the isotopes having the same atomic number, different mass number. So hydrogen has three isotopes, 1h1, 1h2, 1h3. So all occupy the same position, that is position number 1. So C option is correct, be placed at the same position as hydrogen. Now question number 9, which is related to again analytical chemistry, and it is understanding based question. A nitrate which form are precipitate with ammonium hydroxide and also soluble in excess of it. So ferrous and ferric and lead nitrate with ammonium hydroxide, they form the precipitate which is insoluble in excess of ammonium hydroxide. Only D option, copper nitrates, means copper nitrate with ammonium hydroxide and form the copper hydroxide, which is uh, pale blue color. So student, this precipitate of hydroxide means copper hydroxide is soluble in ammonium hydroxide. So option D is correct. Now question number 10. So which of the following electronic configuration represents the most electropositive element? It is based on understanding, and you can consider them the chapter 1 or chapter 2, most probably chapter 2, chemical bonding. So you know that metals are said to be the electropositive, and metals have valence electron 1, 2, 3. So but it is saying that most electropositive. So those metals which are having one valence electron, they are more reactive as compared to those metals which are having the two valence electron. So C and D options are not considered as the most electropositive. Now we will see A and B. A and B having the same valence electron, but number of shells are present more in the B. So it is easy for B to lose the electron, and it is more electropositive as compared to the A. So correct option is, student, it is the B. Now coming to the question number 11. Again it is based on the assertion and reason. So here, alkali metal do not form dipositive ions. Yes, it is correct. Alkali metals have one valence electron. They will not form the dipositive ion. They will lose one valence electron and form the and acquire the stable electronic configuration. If it is lose one more electron, then they become unstable. So they are losing the electron for getting the stability. So they will lose only one electron. So option means assertion is 100% correct here. Reason, after loss of one electron, alkali metal achieves stable electronic configuration of noble gas. It is also correct. So it will not lose the two electron. So here, student, both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. Means R is explaining the assertion. So here A option you will select. Now coming on the question number 12, it is based on application, means numerical based. Again it is of the mole concept. The ratio between volume occupied by 4.4 gram of carbon dioxide and 2.2 gram of hydrogen gas, sorry, 2 gram of hydrogen gas. So 4.4, you know that molecular mass of carbon dioxide is 44, 44 acquired 22.4 liter. So 4.4 gram acquired 2.24 liter. So we get the volume occupied by 4.4 gram of carbon dioxide, that is 2.24. Now 2 gram hydrogen gas means, you know that formula of hydrogen gas is H2, its molecular mass is 2. So 2 gram occupied 22.4 liter. So first 4.4 gram carbon dioxide, 2.24, and ratio 22.4. So when we cancel it, so it is, we will get the ratio 1:10. So option C is correct in this case, student. Now coming on the question number 13. It is again based on the that analytical chemistry. Aqueous lead nitrate distinguished from aqueous zinc nitrate by adding any of the solution in excess except. So here aqueous potassium chloride we can use, aqueous sodium sulfate we can use, dilute sulfuric acid we can use, but D option, sodium hydroxide solution we will not use, because the precipitate we will get on reaction of lead second nitrate and zinc nitrate, it is not soluble in excess. So both precipitate are not soluble, so we cannot distinguish this. So D option is correct. Now coming to the question number 14, which is, student, based on the uh,
we can say the chapter number acid base and salt chapter. So again it is based on the understanding which of the following about oxides are correct. So a basic oxide is an oxide of non-metal. No, basic oxide usually formed by the metals. Acidic oxide contain the ionic bonds. Acidic oxides are the oxides of non-metal with oxygen. So both non-metal and oxygen is also the non-metal. So non-metal form the covalent ion, not the ionic bond. D. Amphoteric oxide contain metals. Amphoteric oxide you have studied in the analytical chemistry also, that certain metal oxides which react with acid as well as the base, they are called amphoteric oxide, like zinc, aluminium, lead. So here they contain the metal. Yes, C option is correct. Basic oxides are always gases. No. So here you will select the C option, that amphoteric oxide contain a metal. Now come to the question number 15, which is based on the that understanding and application. A student takes copper, aluminium, iron, zinc strips separately in the 4 test tube as labeled 1, 2, 3 and 4. So here you are seeing here student 4 test tubes are there in which we take the strips of copper, aluminium, iron and zinc. That student add after this 10 ml freshly prepared ferrous sulfate solution each test tube and observe the color of metal residue in each case. So in first copper, aluminium, iron and zinc, and now what he is asking, he would observe a black residue in which of the test tube. So option 1 and 2 means copper and aluminium, first and third copper and iron, then C second and third, D second and fourth. So student here I think the correct option is second and fourth. That's second. हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर से. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील ऑब्जेक्ट विद सिल्वर इन्वॉल्व द 3 स्टेप्स. तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 स्टेप्स दे रखे हैं. पहला स्टेप्स, a coating of copper is applied to the object. Second, a coating of nickel is applied to the object. Third, a coating of silver is applied to the object. So here in the A diagram, the apparatus is used for the step 1 is shown. So here copper made the anode which is connected to the positive terminal of the battery, and steel object made the cathode which is connected to the negative terminal of the battery, and here the electrolyte is aqueous copper sulfate solution. So student आप इसमें याद रखोगे कि जो कॉपर एनोड है वो एक्टिव है, यानी कि ये इट विल प्रोड्यूस द आइंस, है ना. ये कॉपर आइंस प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से कॉपर आइंस डिपॉजिट होंगी कैथोड पर, बिकॉज कॉपर आइंस पॉजिटिव होती हैं और कैथोड एनोड होता है. तो याद रखना आप, ए गोज टू ए मीन्स एनाइंस गोज टू एनोड एंड सी गोज टू सी मीन्स कैटाइंस गोज टू कैथोड. अगर आपको याद है ओके, अदरवाइज याद नहीं है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो. नाउ हम क्विकली आंसर देंगे. केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ ये रिएक्शन दे रखी है जिसमें कॉपर आइंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है, यानी कि कॉपर आइंस गोज टू कैथोड, कैथोड पर जाएगा. तो जब कैथोड पर जाएगा तो आपको मालूम है कलर जो होता है कॉपर आइन का वो रेडिश ब्राउन होता है. तो आप लिखोगे कि रेडिश ब्राउन कलर डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और आप पिंक कलर भी लिख सकते हो क्योंकि कुछ बुक्स में पिंक कलर भी दिया होता है कॉपर का. और ये भी लिख सकते हो कि मास ऑफ द कैथोड विल इंक्रीज, है ना, कि मास जो है कैथोड का वो बढ़ गया. सेकंड, एक्सप्लेन व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन द सेम. यानी ये कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है कॉपर आइंस का सॉल्यूशन के अंदर वो सेम क्यों है, कम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी कॉपर आइंस सॉल्यूशन से डिपॉजिट हो रही हैं कैथोड पर उतनी ही सेम टाइम पर कॉपर आइंस एनोड से डिसॉल्व हो रही हैं. तो यानी कि नंबर ऑफ कॉपर आइंस लॉस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉपर आइंस गेन. दैट्स वाई उसकी वजह से क्या है, कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का वो सेम है. बी पार्ट आते हैं. गिव टू चेंजेस दैट वुड यू नीड इन ऑर्डर टू कोट द निकल ऑन द ऑब्जेक्ट इन स्टेप 2. यानी कि आप क्या चेंजेस करना चाहोगे. तो पहला ये है, एनोड को हमें शुड बी मेड ऑफ निकल, यानी कि निकल की एनोड बनानी है. एंड इलेक्ट्रोलाइट शुड बी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द निकल सल्फेट. और कोई भी सॉल्यूशन हम ले सकते हैं निकल का, तो नहीं कि वो निकल सल्फेट हो. फिर है राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड इन स्टेप 3. सो स्टूडेंट स्टेप 3 में हमने, आप देखो, कोटिंग ऑफ सिल्वर अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा, सिल्वर आइंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. सो आप लिखोगे Ag चेंजेस टू Ag पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन.
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए और कॉलम बी। तो वन साइड आपको कॉलम ए दे रखे हैं और सेकंड साइड आपको कॉलम बी। ये भी स्टूडेंट जो है ये है अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल एंड अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आप देखो फर्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होगा थर्ड हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। ये एल्यूमिनियम जो एक्सट्रैक्टेड होती है दैट इज बाय द हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए जो प्रोसेस है दैट इज फोर्थ वन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट हम मतलब कार्बोनेट ओर्स को हीट करते हैं इन एब्सेंस और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिससे वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन होगा दैट इज बी। एंड कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड वन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, यानी कैल्शियम मेटल और क्लोराइड आइन मीन्स क्लोरीन नॉन मेटल। सो द बॉन्ड formed between metal and non-metals are electrovalent bond and the compound are called electrovalent compound. So D वाले का आंसर हो जाएगा 5। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोवलेंट कंपाउंड। सो मैं दोबारा से आंसर सीक्वेंस में रिपीट कर देता हूँ। ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 5 एंड ई का हो जाएगा 1। सो ये 5 मार्क्स का आपका ये कंप्लीट हो गया। देन हियर कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूसिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपके लिए इजी है। ये चैप्टर 1 से हो सकता है, कुछ चैप्टर देखिए जैसे कि फर्स्ट है तो ये हमारा आई थिंक फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। सो इफ एन एलिमेंट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल इट इज़ लाइकली टू हैव लार्जेस्ट साइज और स्मॉलेस्ट साइज। तो आपको मालूम है एल्कली मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और एल्कली मेटल्स का पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज होता है, तो आप इसमें लिखोगे आंसर लार्जेस्ट साइज। फिर सेकंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट फॉर्म मीन्स सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डज नॉट फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। तो आपको मालूम है एसिडिक सॉल्ट्स के लिए वही एसिड बनाते हैं जिनकी बेसिसिटी 2, 3, 4 होती है। तो HCl की बेसिसिटी 1 है। बेसिसिटी का मतलब नंबर ऑफ H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस बाय द एसिड, दैट इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ एसिड। So HCl will produce 1 hydronium ion, सल्फ्यूरिक एसिड will produce 2 hydronium ion। तो ये जो क्या होगा हाइड्रोजन पार्शियली रिप्लेस करेगा और वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। सो आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा, उसके पास एक ही हाइड्रोजन है। नेक्स्ट थर्ड a reddish brown or dirty green color precipitate is formed when ammonium hydroxide is added to the ferrous chloride। सो आपको ये ध्यान रखना है फेरस जो होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो है फेरस हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और उसका कलर होता है डर्टी ग्रीन। और अगर यहाँ पर फेरिक दिया होता तो आप रेडिश ब्राउन लिखते, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डर्टी ग्रीन। फोर्थ है जो कि ऑर्गेनिक से है, एल्काइंस अंडरगो एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। सो एल्काइंस क्योंकि इट कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें ध्यान है कि एल्कीन्स और एल्काइंस वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और एल्केन्स जो होते हैं क्योंकि उनके पास डबल बॉन्ड नहीं होती, ऑलरेडी वो सैचुरेटेड होते हैं, दे फॉर्म द मीन्स दे अंडरगो इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो सारे क्वेश्चंस हैं ये रिकॉल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ई पार्ट है इसका एन, एल्कलाइन और एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पिंक और रेड। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन टर्न्स मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक। सो ये भी इजी स्कोरिंग था बच्चों के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ वन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मीन्स दे हैव रिटन सम definition or some clues in which you have to write one word, or so you have to recall your knowledge that what we have studied. So it is the based of the recalling type of the question. So now we will attempt this one by one. That is the fourth one, a bond formed between two atoms by sharing a pair of electron with both electron being provided by the same atom। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बॉन्ड बन रही है दो एटम के बीच में बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको मालूम है कि वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेकिंग द बॉन्ड, और बोथ द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एंटायरली प्रोवाइडेड बाय वन एटम। तो ये विच किस टाइप की बॉन्ड होती है, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। A salt is formed by the complete neutralization of an acid by a base। मीन्स एसिड में जितने H पॉजिटिव आइंस हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए OH नेगेटिव आइंस हैं। तो इन दिस कंडीशन स्टूडेंट वी गेट द नॉर्मल सॉल्ट। So answer will be normal salt. Third, a reaction in which hydrogen of an alkane is replaced by halogen।
है ना। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एल्केन्स, तो अभी मैंने आपको बताया था, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में, दैट alkanes undergo in the substitution reaction by substituting or by their replacing their hydrogen with the more electronegative element, so it will go in the substitution reaction. So answer C is substitution reaction. Now D, the energy required to remove an electron from neutral isolated gaseous atom, this is called आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप इसका आंसर आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिख सकते हो, या आपने अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखा है वो भी करेक्ट होगा, या आयोनाइजेशन एनर्जी लिखते हो वो भी करेक्ट होता है। तो आप तीनों में से किसी भी एक को लिख सकते हो। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन इन देयर मोल्टन स्टेट। तो ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट ई पार्ट की, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ एलॉय, है ना। सो ये मेटलर्जी वाला पार्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा एलॉय। नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट, इसमें ये ऑर्गेनिक से लिया गया है, ये पूरे ही जो इसके सारे पार्ट्स हैं, मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर और आईयूपीसी नेम, दैट इज़ फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ 12 और लास्ट चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में हमको ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, प्रोपेनोइक एसिड, पेंटेन टू ऑल और 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो स्टूडेंट फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर ये है, प्रोपेनोइक एसिड, ये फर्स्ट का है। यहाँ आप प्रोपेन इंडिकेट करता है 3 कार्बन को, तो आप 3 कार्बन लोगे, और एन रिप्रेजेंट करता है कि जो बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड्स हैं, एंड ओ एक एसिड रिप्रेजेंट करता है COOH ग्रुप को। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप 3 कार्बन मीन्स फॉर्म करोगे, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड करोगे, और एक कार्बन को यानी कि टर्मिनल वाली को COOH ग्रुप लगा दो, क्योंकि आपको मालूम है जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उनको हम मीन्स काउंटिंग करते हैं चेन में। नेक्स्ट है पेंटेन टू ऑल। तो पेंटेन टू ऑल बनाने के लिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, 5 कार्बन बनाने हैं। एन इंडिकेट कर रहा है, पेंट मीन्स 5 कार्बन, एन इंडिकेट कर रहा है कि इनके बीच में सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप सिंगल बॉन्ड लगा दोगे, और आप फिर नंबरिंग करोगे किसी भी साइड से, आप 1 2 3 4, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने राइट से लेफ्ट की तरफ किया है, तो सेकंड कार्बन पर इन्होंने OH ग्रुप लगा दिया है, क्योंकि OL जो होता है वो सफिक्स होता है एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप का। थर्ड वाला है 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या करोगे, ब्यूट यानी कि आप पहले रूट वर्ड पर देखो, तो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, तो आप 4 कार्बन बनाओगे, और एन मीन्स इट इज़ अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, तो उनके बीच में आप सिंगल बॉन्ड बनाओगे। फिर आप स्टार्टिंग करोगे नंबरिंग देना लेफ्ट से राइट की तरफ, 1 2 3 4, आप राइट से लेफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपके अकॉर्डिंग है ना। अगर आप राइट से लेफ्ट करोगे तो टीचर समझ जाएंगे, वो काउंट कर लेंगे कि हाँ इन्होंने राइट से लेफ्ट साइड की तरफ किया है, और सेकंड पोजीशन पर Br ग्रुप लगाया है। तो सेकंड कार्बन पर 2,2 इंडिकेट दैट यू हैव टू पुट द ब्रोमीन ऑन द सेकंड कार्बन, और 2 लगाने, डाई ब्रोमो इंडिकेट कर रहा है कि 2 लगाने, अगर 3 होता तो ट्राई इंडिकेट करता, टेट्रा होता तो 4 लगाते। तो आप सेकंड कार्बन पर 2 Br ग्रुप लगा दोगे, और बाकी वैलेंसी जो है वो आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दोगे। इसके बाद स्टूडेंट इसका बी पार्ट है, जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप स्टूडेंट सबसे पहले इसमें देखो कितने कार्बन है, दैट इज 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रॉप, और इन कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप एन लगाओगे, सो प्रॉप एन। और फर्स्ट कार्बन पर OH ग्रुप लगा है तो ऑल, सो प्रोपेन 1 ऑल। सो स्टूडेंट लास्ट ई को आप रिमूव कर दोगे, क्योंकि ई के बाद जो है O आया है, तो 2 वोवल्स नहीं होते, तो स्पेलिंग हो जाएगी PROPAN डैश 1 डैश ऑल। सो प्रोपेन 1 ऑल। सेकंड है, तो इसमें आप काउंट करो कार्बन की चेन कितने की है, तो इसमें है 5 कार्बन चेन है, 1 2 3। ठीक है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करो, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, आप राइट से लेफ्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप राइट से लेफ्ट करोगे तो डबल बॉन्ड को जो है वो ज़्यादा नंबरिंग मिलेगी। तो रूल्स ये कहता है कि आपको वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले, तो आप लेफ्ट से राइट करोगे। सो 1 2 3 4 5, फॉर 5 आप लिख दोगे पेंट, है ना। और फर्स्ट पर ही है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इन, तो आप लिख दोगे पेंट 1 इन, तो पेंट डैश 1 डैश इन। ना स्टूडेंट सेक्शन ए कंप्लीट करने के बाद आते हैं सेक्शन बी।
जो कि 40 मार्क्स का है। इसमें आपको अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ये यहाँ पर ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन है कि आपको कोई से भी 4 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपको 6 क्वेश्चन अलॉट होंगे, मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 to 8। तो 6 में से आपको स्टूडेंट कोई से भी 4 आपको अपनी चॉइस से अटेंड करने हैं। सभी क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, और इसमें सब पार्ट्स होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि सेक्शन बी का फर्स्ट, और वैसे पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3। सो इसमें फर्स्ट पार्ट है जो कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो यानी कि आपको रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो चल अटेंड करते हैं। नाइट्रिक एसिड react with compound Q to give salt, कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट हमको आइडेंटिफाई करना है कि नाइट्रिक एसिड क्यू के साथ रिएक्ट करके तो क्यू क्या होगा जिससे कि हमें सॉल्ट मिल जाए, वाटर मिल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए। तो अगर आपको रिमेंबर हो एसिड बेस चैप्टर में कि जब मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, दे विल गिव द सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्यू कंपाउंड आप किसी का भी, यानी कि अब यहाँ पर कैल्शियम आ रहा है, क्योंकि नाइट्रेट आयन तो आपको नाइट्रिक एसिड से मिल जाएगी। तो कैल्शियम आ रहा है तो या तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट लेना है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेना है। तो इसकी मैं रिएक्शन आपको बता रहा हूँ। क्या रिएक्शन होगी? CaCO3 प्लस 2HNO3 गिव्स CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर दैट इज H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट बाइकार्बोनेट से अटेंड करता है तो वो भी करेक्ट होगी। उसके लिए रिएक्शन होगी HCO3 whole twice plus 2HNO3 gives CaNO3 whole twice plus 2H2O plus 2CO2। तो स्टूडेंट ये आप रिएक्शन लिखोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप आइडेंटिफाई कर देना Q। अगर आप Q कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो तो आप लिख दोगे Q इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर आप बाइकार्बोनेट ले रहे हो तो आप लिख दोगे Q इज़ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। Okay student, now second part, what property of sulfuric acid is exhibited by इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ यूजेस हम कह सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है सल्फ्यूरिक एसिड की, जो आपको पता करनी है कि किस तरीके से बिहेव कर रही है। मतलब उसका नॉन वोलेटाइल नेचर बता रही है, कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बता रही है, या उसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स डिहाइड्रेटिंग नेचर बता रही है। तो चलिए अटेंड करते हैं फर्स्ट पार्ट। ये भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और ये सल्फ्यूरिक एसिड चैप पार्ट से है। तो इसमें आपको फर्स्ट पार्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। तो आपको मालूम होता है जब हम HCl से HCl को प्रोड्यूस करते हैं NaCl के साथ, तो हम H2SO4 लेते हैं। तो H2SO4 क्यों लेते हैं, HNO3 क्यों नहीं लेते? क्योंकि इट इज़ नॉन वॉलेटाइल। तो यहाँ पर आप फर्स्ट आंसर लिख दोगे, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, मीन्स ड्यू टू नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी। बी है, व्हेन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। तो यानी कि आपको मालूम है कि कॉपर तो जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन कंसनट्रेट के साथ कॉपर रिएक्ट कर जाता है और प्रोड्यूस करता है कॉपर सॉल्ट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो आप ए पार्ट का आंसर लिखोगे नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी और बी का लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आपके स्टूडेंट 4 पार्ट अटेंड हो गए, तो 4 मार्क्स आ गए। थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का हमको लग रहा है। हाउ द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एक्स इज लाइकली टू कंपेयर दैट ऑफ वाई, मतलब एक्स की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाई के रेस्पेक्ट में कैसी है। तो यानी कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स की ज़्यादा है वाई से, इट मीन्स एक्स हैज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देन वाई। तो इसका आंसर आप ये लिखोगे। बी पार्ट में हाउ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज लाइकली टू कंपेयर दैट ऑफ वाई, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रेटर होगी। तो x will be more electronegative than y. State whether x is likely to be placed on the left or right side of the y in the periodic table। तो आपको मालूम है अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो स्टूडेंट मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं वो राइट हैंड साइड होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है और वो प्लेस्ड होते हैं राइट हैंड साइड। सो आंसर आप लिखोगे x विल बी प्लेस टू राइट ऑफ द y। तो ये 3 मार्क्स आपके इस तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट है
फोर्थ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें यहाँ पर आपको कुछ केमिकल्स मेंशन है बॉक्स के अंदर, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, जिंक, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन एंड आयरन। तो यहाँ पर यूजिंग द केमिकल suitable chemical from the list, write the balance equation for the preparation of salt mention। यानी कि आपको रिएक्शन देनी है कॉपर सल्फेट की प्रिपरेशन की, सोडियम जिंकेट की एंड फेरिक क्लोराइड की। तो फर्स्ट रिएक्शन आप सिलेक्ट करोगे CuCO3 प्लस H2SO4। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ करोगे H2SO4, इट फॉर्म CuSO4 प्लस H2O प्लस CO2। सेकेंड है सोडियम जिंकेट बनाना है, तो आपको Zn प्लस 2NaOH, तो आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज़ करोगे। सो Zn जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट वाले में आप कॉपर कार्बोनेट यानी कि सेकेंड वन और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करोगे। सेकेंड वाले में जिंक, जो कि यहाँ थर्ड नंबर पे दे रखा है बॉक्स के अंदर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करोगे। सो Zn प्लस 2NaOH गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। सी पार्ट में स्टूडेंट आप यूज़ करोगे आयरन, जो कि सेकेंड लाइन में बॉक्स के लास्ट पर दे रखा है, एंड क्लोरीन, है ना, जो कि सेकेंड लास्ट है सेकेंड लाइन में। सो रिएक्शन होगी स्टूडेंट 2Fe प्लस 3Cl2 गिव्स 2FeCl3। यानी कि ये जो था चैप्टर थर्ड एसिड बेस्ड सॉल्ट से था कि हाउ यू विल प्रिपेयर द सॉल्ट। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। सो ये मेटलर्जी से है। फर्स्ट, नेम द एल्यूमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड एडेड टू द एल्यूमिना। जब हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर रहे थे तो उसमें हमने एक और यूज़ की थी एल्यूमिनियम की, तो उसका आपको नेम देना है, दैट इज़ द क्रायोलाइट, है ना, क्रायोलाइट आप लिख दोगे, ठीक है। गिव द बैलेंस रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। तो कैथोड पर स्टूडेंट क्या होता है, कैटाइंस जाती हैं। तो अगर हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम आइंस जाएंगे कैथोड पर। सो Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। दिस रिएक्शन यू विल राइट। देन स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये मोल कॉन्सेप्ट से। प्रतीक हीटेड 11.2 ग्राम्स ऑफ M वेट जिसका है 56 एंड 4.8 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट N जिसका एटॉमिक वेट है 16। फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन बाय द प्रतीक। स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो M का गिवन मास था 11.2, उसको हम डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से 56, सो वी विल गेट 0.2 मोल्स। N का है 4.8, डिवाइड करेंगे उसके 16 मास से जो कि दिया रखा है, सो इसके मोल्स जो निकल के आएंगे वो आएंगे 0.3। तो हम डेसिमल्स को रिमूव कर देंगे तो रेशियो हो जाएगा 2:3। सो M और N का रेशियो होगा 2:3। सो एम्पेरिकल फार्मूला होगा M2N3। ना स्टूडेंट क्वेश्चन 4 के थर्ड पार्ट पर आते हैं। गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन ऑफ वार्म वाटर ऑन एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट ये आपने अमोनिया वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, तो आपको मैं रिएक्शन बताता हूँ। AlN मीन्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस 3H2O, इट गिव्स AlOH होल थ्राइस प्लस NH3। सेकेंड है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो आपको मालूम है नाइट्रिक एसिड ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट कन्वर्ट कार्बन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। सो रिएक्शन होगी C प्लस 4HNO3 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस 4NO2। क्योंकि आपको मालूम है कंसनट्रेट प्रोड्यूस द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस द NO नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय यूजिंग क्लोरोइथेन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो आप रिएक्शन लिखोगे C2H5Cl प्लस NaOH, इट गिव्स C2H5OH प्लस NaCl। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसके पार्ट पर आते हैं। इन दिस डायग्राम इज गिवन, सो द डायग्राम इज गिवन बिलो representing the of industrial preparation of nitric acid by the Ostwald process. With respect to the process, answer the following questions, है ना। ये रिकॉलिंग पर बेस्ड है। तो आप देख रहे हो पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हीट एक्सचेंजर, ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है, फिर एब्जॉर्प्शन टावर है, सेकंड एब्जॉर्प्शन टावर है, HNO3 लिक्विड वी आर गेटिंग। तो फर्स्ट है राइट द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो ये इजी है, आपको टेम्परेचर जो लिखना है वो लिखना है 800 डिग्री सेल्सियस, और कैटलिस्ट जो होता है दैट इज़ द प्लेटिनम।
बी पार्ट, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकरिंग ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टू नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट इसमें आपको लास्ट वाली रिएक्शन लिखनी है जिसमें आप 4NO2 लेते हैं, उसके हाफ 2H2O और उसके भी हाफ 1O2, इट गिव्स 4HNO3। तो आप ये लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका ये पार्ट है फर्स्ट पार्ट का। रंजना वांट्स टू प्रूव दैट अमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। टू डेमोन्स्ट्रेट दिस शी passes अमोनिया गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। व्हाट विल शी ऑब्जर्व? तो स्टूडेंट आपने रिएक्शन पढ़ी होगी दैट कॉपर ऑक्साइड और अमोनिया की जब रिएक्शन होती है तो अमोनिया क्या करता है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन ले लेता है और वाटर और नाइट्रोजन बनाता है। तो इसकी तो उसमें क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन या पिंक में। तो इसका ये होगा ऑब्जर्वेशन, आप लिखोगे ब्लैक कॉपर ऑक्साइड चेंजेस टू रेडिश ब्राउन और पिंक कलर। ठीक है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन, आप लिख सकते हो अगर आप नोट्स बना रहे हो। CuO मीन्स कॉपर ऑक्साइड प्लस 2NH3 यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गिव्स Cu प्लस 3H2O प्लस N2। तो यहाँ पर आप चाहो इंडिकेट कर सकते हो कॉपर ऑक्साइड का कलर जो ब्लैक कलर का होता है और इट चेंजेस टू रेडिश ब्राउन कॉपर। नेक्स्ट आता है एलॉय पार्ट्स पे है मेटलर्जी के। So name the alloy which is made up of copper, zinc and tin. So it is a bronze alloy. And second, the alloy which is made up of the lead and tin. So you write it is solder. Third one, Abhishek was given a salt X which was white in color for analysis. On heating, it produces yellow residue, a colorless gas and a reddish brown gas. So the solution of salt X is tested with excess ammonium hydroxide, a white chalky white insoluble precipitate is formed. So student, it is from the analytical chemistry। तो आपको मालूम है कि जिंक जो होता है, जिंक के हाइड्रोक्साइड वो जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट करते हैं, कॉपर के हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर होता है और चॉकी वाइट जो होते हैं वो होते हैं लेड हाइड्रोक्साइड के। तो अब ये कह रहे हैं नेम द कलर ऑफ द गैस इवॉल्व व्हेन अभिषेक हीटेड द सॉल्ट स्ट्रांगली। तो आपको मालूम है रेडिश ब्राउन कलर गैस जो होती है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं कुछ गैसेस के नेम बता रहा हूँ, आप उसको याद रख सकते हो। जैसे हाइड्रोजन की आइडेंटिफिकेशन ये है कि कलरलेस होती है और इट रिकाइंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर, यानी कि ये सपोर्ट करती है बर्निंग को। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। H2S सफोकेटिंग स्मेल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है विद अ ब्रिस्क इफर्बरेंस। चलिए अब आते हैं हम बी पार्ट पर, विच आइंस आर प्रेजेंट इन अ गिवन सैंपल। सो ये सॉल्ट जो होगा मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लेड का है, तो इसमें विच आइंस होंगी आप लिख सकते हो Pb2 पॉजिटिव आइंस और लेड आइंस। सी पार्ट, आइडेंटिफाई द सॉल्ट गिवन टू द अभिषेक फॉर एनालिसिस। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अगर ये वाइट चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है तो इट मीन्स ये लेड का है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो इस मीन्स ये जो सॉल्ट होगा वो लेड नाइट्रेट होगा। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का है, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर से। गिवन बिलो कॉलम ए अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। सो ये इलेक्ट्रोलाइसिस सॉरी मेटलर्जी के एल्यूमिना वाले पार्ट से है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी एंड द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम कॉलम बी। यानी कि उन्होंने आपको डायग्राम फॉर्म करने के लिए नहीं दिया है, डायग्राम बना दिया है, ओनली लेबलिंग आपसे पूछ रहे हैं और उसके भी ऑप्शन इन्होंने कॉलम बी में दे रखे हैं। दूसरे चलिए करते हैं। सो सबसे पहले ए, तो ए जो है स्टूडेंट वो कैथोड है, बी जो है वो एनोड है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा है और ए जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा है बैटरी के, तो ये कैथोड है। फिर जो सी है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें आप सेलेक्ट करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। तो ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलाइसिस सॉरी मेटलर्जी वाले चैप्टर से और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जो पार्ट है मुझको ये पीरियोडिक टेबल से ही और हम कह सकते हैं कि ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से
हो सकता है X एलिमेंट form an oxide with formula X2O3, which is a solid at high temperature. X would likely to be placed in which group of the periodic table? मीन्स सोडियम के साथ रखना है, मैग्नीशियम के साथ रखना है, या एल्यूमिनियम X would likely to be placed in a group of एल्यूमिनियम के साथ रखना है या सिलिकॉन के साथ रखना है। तो स्टूडेंट आप क्या करो, जब भी आपको कोई फॉर्मूला मिला करें तो आपके जो ये जो नंबर है ना X2O3, आप इनको रिवर्स कर दे करो। मतलब X के साथ आप 3 ले लो और O के साथ 2 ले लो, तो आपको X की वैलेंसी पता चल जाएगी। तो X की वैलेंसी है 3, यानी कि X में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये किसके साथ, किस मेटल के साथ होगा? सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, मैग्नीशियम के 2 होते हैं, एल्यूमिनियम के 3 होते हैं और ये सिलिकॉन के 4 होते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आपको ये 2 मार्क्स का ये लिखना है ऑप्शन सी, यानी कि एल्यूमिनियम। जस्टिफाई द आंसर इन योर आंसर इन द क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको जो आंसर लिखना है तो क्यों लिखना है? इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ये आप ये लिख सकते हो, इट हैज़ 3 वैलेंसी, दैट्स व्हाई इट इज़ लाइकली टू बी द एल्यूमिनियम। नाउ सेकंड पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट। अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू परफॉर्म द 2 एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन। ऑब्जर्व द पिक्चर given and state one observation of each experiment number 1 and 2 that you notice on mixing। तो आप देखो इसमें एक्सपेरिमेंट 1 में क्या ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब है कंटेनिंग जिंक सल्फेट एंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। यानी कि जिंक सल्फेट है, ZnSO4 और बेरियम क्लोराइड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आप दोनों मिक्स करोगे तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी कि ZnCl2 फॉर्म्ड होगा और BaSO4। एंड BaSO4 स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये नहीं याद तो ये जो होता है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन टाइप की। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का ए का ऑब्जर्वेशन है वाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड। सेकेंड में हमने लिया है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। यानी कि आपको मालूम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड एक्सेस में सॉल्युबल होता है ना। तो अब इसका ऑब्जर्वेशन आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही लिखना है, दैट ब्लू कलर प्रेसिपिटेट डिसॉल्व टू फॉर्म एन इंकी ब्लू और डीप ब्लू सॉल्यूशन। आपको मालूम है कि कॉपर का हाइड्रोक्साइड और जिंक का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सॉल्युबल होता है एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट केस में तो मीन्स पेल ब्लू बनता है, उसके बाद जब अगर हम एक्सेस में ऐड करते हैं तो जो ब्लू प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाता है और जो सॉल्यूशन हो जाता है वो इंकी ब्लू और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये आप इसमें लिख दोगे, ये भी अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन था। अब हम आते हैं इसके सी पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 के सी पार्ट पर। कॉपर सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड। यानी कॉपर सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं और जो रॉड्स यूज़ कर रहे हैं वो कॉपर की यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का ही क्वेश्चन है और ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। और हमने एक क्वेश्चन इसमें भी किया था सैम्पल पेपर में, जिसमें एक्वा सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का बाय यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल है जो बुक में दिया है, जिसमें हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं कॉपर का। सो विच इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड वाई? तो ऑब्वियसली आपको मालूम है कि जो एनोड होती है वो उस पर इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो आपको लिखना है एनोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन। और रीज़न क्यों लिखना है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट बाय द कॉपर। मीन्स यू नो दैट ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब इलेक्ट्रोड अगर कॉपर की होगी तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके आइंस प्रोड्यूस करेगी, उस पर कोई एनाइंस आके डिस्चार्ज नहीं होंगे, है ना, क्योंकि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज। तो ये सेकेंड है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट द अबव इलेक्ट्रोड। सो स्टूडेंट इसकी आप रिएक्शन लिखोगे। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे, आप लिख सकते हो Cu, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ Cu कॉपर, एरो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। रिपीटिंग अगेन, Cu gives Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट आते हैं हम, जो ये मुझको पीरियोडिक टेबल चैप्टर से लग रहा है 3 मार्क्स का है। सो ये इजी होगा। एक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 287, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s7। वाई का है 282, 2 एलिमेंट्स हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन
विच इज़ अ मेटेलिक, तो आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो ये याद रखिए 1 2 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मेटल होता है, और अगर 2 मीन्स अगर 4 5 6 7 होते हैं तो वो नॉन मेटल्स होता है। स्टूडेंट मैंने जो है अपने इस चैनल पर चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चाहो तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता। और अगर आप चाहते हो कि अपनी और नॉलेज को एनहेंस करना है तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, सब चीज़ डिस्कस हुई है, आप वो जाकर देख सकते हो। तो यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 किसके हैं, वाई के, तो कौन मेटेलिक होगा, वाई। एटम बी पार्ट अटेंड करते हैं, मेटल एटम टेंड टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो आउटरमोस्ट शेल का मतलब होता है लास्ट शेल। तो आप देखो एक्स के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और वाई के लास्ट शेल में 2 है। तो किसके अंदर मैक्सिमम एटम्स हैं, मेटल टेंड टू हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। ओहो, थोड़ा वेट करो, ये ऊपर वालों से नहीं पूछा है, ये पूछा है मेटल्स के कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया थे 1 2 3 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये मेटल्स होंगे। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। तो आप इसका आंसर 3 लिखोगे, आप एक्स नहीं लिखोगे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइंस बनाते हैं। तो वाई के पास 7 है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिव आइन बना लेगा। तो एक्स, अच्छा, विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा हो स्टूडेंट, जो अपना ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो दैट इज़ द नॉट एक्स, दैट इज़ द वाई, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट में आप आंसर लिखोगे वाई। तो मैं दोबारा इसके आंसर डिक्टेट कर रहा हूँ, विच इज़ मेटेलिक, सो आंसर इज वाई। मेटल एटम्स टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आटोमोस्ट शेल, आंसर 3। एंड विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो अपना ऑक्सीडेशन करें और दूसरों का रिडक्शन। तो कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दैट इज़ द वाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा एक्स जो है ओनली फॉर कन्फ्यूज़न है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि अरे हमने ऑलरेडी वाई लिख दिया है तो हम दोबारा वाई क्यों लिखें, और इसमें तो एक्स भी दे रखा है, तो उस वजह से वो गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, जैसे कि मुझे भी ये लग रहा था आई थिंक ये एक्स, तो बट मैंने जब दोबारा ये रीड किया तो मुझे एकदम से सडनली याद आया कि नो, it is asking the not reduction, it is asking the reducing agent. Now come on the second last question, that is the question number 7. So ये फर्स्ट पार्ट जैसे कि प्रोपेन वगैरह दे रखा है तो ये ऑर्गेनिक का लग रहा है हमको। सो वन वेराइटी ऑफ हाउसहोल्ड फ्यूल is a mixture of propane 60% and butane 40%. If the 20 liter of mixture is burnt, find the total volume of carbon dioxide added to the atmosphere. The combination reaction are represented here. तो स्टूडेंट यहाँ पर है 60% ब्यूटेन एंड 40% जो है, सॉरी 60% प्रोपेन एंड 40% ब्यूटेन, और रिएक्शन रिप्रेजेंट हुई है। ये स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट जो होगा वो मोस्टली न्यूमेरिकल होगा। तो यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन शो किया हुआ है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिवाइंड करा दूं। इन्होंने जो था 20 लीटर मिक्सचर था टोटल, जिसमें से 60% जो था प्रोपेन है और 40% ब्यूटेन है। तो अगर स्टूडेंट अगर आप 20 लीटर का 60% निकालोगे तो 12 लीटर तो प्रोपेन होगा और जो है 8 लीटर ब्यूटेन होगा। अब स्टूडेंट हम इसमें एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग इसको डील्स करेंगे। यानी कि अगर पहली रिएक्शन अगर आपको याद नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, C3H8 मीन्स प्रोपेन प्लस 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O। तो स्टूडेंट जब प्रोपेन बर्न कर रही है तो वो 3 वॉल्यूम दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट अगर 1 वॉल्यूम की वैल्यू 12 है तो 3 वॉल्यूम की वैल्यू 36 होगी। अब अगर हम आते हैं नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की रिएक्शन है 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स 8CO2 प्लस 10H2O। तो 2 वॉल्यूम दे रखा है ब्यूटेन, तो 2 वॉल्यूम की टोटल वैल्यू है 8, है ना। जो 20% जो लीटर का मिक्सचर था उसमें जो टोटल अमाउंट थी ब्यूटेन की वो 8 है। और अगर आप रिएक्शन देखोगे तो उसमें जो है वो 2 वॉल्यूम ले रहे हैं। तो 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 4। और कितनी मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं आप क्वेश्चन में देखना, तो 8 हो रहे हैं। तो 4 इंटू 8 दैट इज द 32। तो टोटल जो हुआ, प्रोपेन ने 36 फॉर्म किया, ब्यूटेन ने 32। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू द एटमोसफियर वो होगा आपका 68
तो आप देख सकते हो जो था ये 20% में से, है ना, मीन्स 20 लीटर का 60% 12 हुआ। तो यहाँ आप देखो इक्वेशन में, अब आप और अच्छे से समझोगे, 1 वॉल्यूम है और 3 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। सो 12 इंटू 3 जो था वो 36 था। यहाँ देखो आप सेकेंड इक्वेशन में 2 मोल्स हैं ब्यूटेन के और ये कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 8। तो 2 वॉल्यूम की वैल्यू 8 है तो 1 वॉल्यूम की 4 होगी। तो 4 इंटू 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज़ द 32। तो 36 प्लस 32 टोटल वॉल्यूम जो ऑक्सीजन एडेड होगी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एडेड होगी एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ द 68 लीटर। नाउ सेकंड आते हैं स्टूडेंट, ये मुझको एसिड बेस्ड सॉल्ट से क्वेश्चन लग रहा है। रोहित हैज सॉल्यूशन एक्स वाई जेड पीएच 2, 7, 13 रेस्पेक्टिवली। तो आपको मालूम है एसिड की पीएच जो होती है 0 से 7 होती है और 7 न्यूट्रल होता है और 13 जो होती है वो बेस की होती है ना स्टूडेंट। तो अब इसमें ए पार्ट में कह रहे हैं विच ऑफ द विल लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड विद सोडियम सल्फाइड। तो कौन प्रोड्यूस करेगा, तो एसिड ही जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो जब सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स। विच विल लिबरेट अमोनिया गैस व्हेन रिएक्टेड विद अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ जब अगर आपको अमोनिया गैस रिलीज करना है तो आपको बेस ही यूज करना है, दैट इज द जेड, जिसका पीएच वैल्यू है 30। नेक्स्ट है विच विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। तो आपको मालूम है लिटमस पेपर यानी कि एसिड तो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं और बेस जो होते हैं वो रेड को ब्लू में। जो चेंज नहीं कर पाते दैट इज न्यूट्रल, सो आंसर विल बी वाई। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर, फर्स्ट का एक्स है, बी का जेड है और सी का वाई है। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है 8.2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोज बाय हीटिंग। द इक्वेशन दे रखी है कैल्शियम नाइट्रेट की। सो 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम नाइट्रेट जो हो रहा है वो डिकम्पोज हो रहा है और 2 CO बना रहा है 4 NO2 प्लस 2 O2। सो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन एट, है ना। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट क्या करो, पहले इसका कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। सो कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास आता है स्टूडेंट 328 ग्राम, है ना। तो 328 ग्राम कितना प्रोड्यूस, कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देखो क्वेश्चन में सीधा यहाँ पर दे रखा है 4 और आपको 1 मोल की वैल्यू पता है यानी कि 22.4 लीटर। तो आप 4 इंटू 22.4 लीटर करोगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि 1 मोल का मतलब 328 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 4 इंटू 22.4 लीटर। सो 8.2 ग्राम कितना करेगा, क्वेश्चन मार्क आप एक्स लिख दोगे, फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0.002 लीटर। सिमिलरली ये कह रहे हैं मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म। सो अगेन आप ये लगाओगे 328 ग्राम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 56। सो 56 इंटू 2 यानी कि 112 हो जाएगा। तो 328 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 112। सो 8.2 कितना प्रोड्यूस करेगा, आंसर आएगा दैट इज 2.8। स्टूडेंट जैसे कि न्यूमेरिकल है तो स्क्रीन पर सॉल्व नहीं होता, तो ये मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। 328 ग्राम जो कि कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास है तो वो लिबरेट कर रहा था 4 वॉल्यूम जो कि इक्वेशन में शोन था। तो 4 इंटू 22.4 लीटर का होगा और आपको वैल्यू दे रखी है 8.2 ग्राम। तो वो कितना करेगा, आप लिख दोगे एक्स। जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा 0.224 लीटर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बी पार्ट में कैल्शियम ऑक्साइड का पूछ रहा था। तो 328 ग्राम जो कि देखो एक फॉर्मूला होता है कि जो 1 मोल की वैल्यू होती है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होती है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर मास निकल कर आया दैट इज था जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग था वो 328 ग्राम, है ना। 328 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड। तो टोटल क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट भी 2 लिए हैं तो हम टोटल मास लेंगे कि टोटल मास 328 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है 2 इंटू 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सो 8.2 अगर हम लेंगे तो कितनी कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, दैट इज 2.8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इन दिस वे स्टूडेंट यू विल गिव द आंसर। नाउ स्टूडेंट प्रोसीडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं करने, आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने इस सेक्शन से, है ना। नेक्स्ट है स्टेट गिविंग रीजन इफ। फर्स्ट पार्ट
Zinc and aluminum can be distinguished by heating the metal powder with concentrated sodium hydroxide. तो जिंक और एल्यूमिनियम को क्या हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द मेटल पाउडर दैट रिएक्ट विद कंसनट्रेट NaOH सॉल्यूशन. ये अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे इसका आंसर नो. अब रीज़न भी तो लिखना है, तो रीज़न आपको लिखना है नो, बोथ विल फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट विच इज़ सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इसलिए ये नहीं हो सकता. बी पार्ट रीड करते हैं. कैल्शियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय एडिंग द अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. यस, क्योंकि वाइट प्रेसिपिटेट, आप लिखो आंसर. यस, वाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड विद लेड नाइट्रेट बट नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड विद कैल्शियम नाइट्रेट और नो विजिबल रिएक्शन विल बी सीन इन टर्म्स ऑफ द कैल्शियम नाइट्रेट. आपको मालूम है कोई रिएक्शन नहीं होती कैल्शियम नाइट्रेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की. NaOH तो रिएक्ट कर जाता है लेकिन इसकी कोई विजिबल रिएक्शन नहीं होगी. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आइन. तो स्टूडेंट इसमें ये सेकंड पार्ट में मैंने ये आपको दिखाया है. अमोनियम आइन का फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव. तो प्लीज़ पॉजिटिव साइन लगाइए. अगर आप NH4 कर देते हो तो आपके चांसेस हैं कि मार्क्स डिडक्ट हो जाए. तो नाइट्रोजन के आप क्या करोगे, पहले अगर आपको नहीं आते कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तो मैं एक बता देता हूँ. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो फर्स्ट 2,5. तो 5 जो आउटर वो शेल में जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो 5, वही कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो जब हम डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप देखो नाइट्रोजन के 5 डॉट, ये डॉट जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं नाइट्रोजन के. तो 1 2 3 4 5. हाइड्रोजन का, क्योंकि 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर आप ये 3 हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रहे हैं. तो जो NH4 पॉजिटिव आइंस बनती है स्टूडेंट, वो बनती है अमोनिया और H पॉजिटिव से. तो पहले आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. उसके बाद आप देखोगे नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम बोलते हैं लोन पेयर. सो जो नेक्स्ट है लोन पेयर, वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा. तो आप ये जो 2 जो नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, जो डॉट, ये आप H के साथ लिख दोगे, है ना. पहले आप अमोनिया का बना लो और जहाँ पर आपके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे वहाँ पर आप हाइड्रोजन लिख दो और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके पॉजिटिव आइंस शो कर दो. रिमेंबर, आइंस को पॉजिटिव साइन से या नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो आइंस नहीं होगी और कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं. या तो हो सकता है कि अगर 1 मार्क्स का हो तो फुल का फुल डिडक्ट हो जाए. इससे नेक्स्ट आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 के. गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग. सो ये रिकॉलिंग टाइप है, 3 पार्ट्स हैं तो 3 मार्क्स का है. दैट इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड. तो आप इक्वेशन लिखिए. कैल्शियम कार्बाइड फॉर्मूला CaC2 प्लस 2H2O. CaC2 प्लस 2H2O gives CaOH whole twice प्लस C2H2. CaOH whole twice प्लस C2H2. C2H2 है ये इथाइन गैस, है ना. नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू एसिटिक एनाइड्राइड. तो इसमें आप क्या करोगे, 2 मॉलिक्यूल, तो सॉरी, कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू इथाइल एसिटेट. तो ये कन्वर्जन का है जिसमें एसिटिक एसिड को एस्टर के अंदर चेंज करना है. तो आप इसकी रिएक्शन लिखिए. CH3COOH प्लस C2H5OH. CH3COOH प्लस C2H5OH gives CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 प्लस H2O. तो स्टूडेंट इसमें जो CH3COO C2H5 है दैट इज़ द इथाइल एसीटेट. लास्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो इसमें आपको मालूम है या तो आप पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हो या कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हो, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट. सो NaNO3 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 gives NaHSO4 प्लस 2HNO3. सो ये हो गई इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड की. तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो थे A एंड B स्टूडेंट ये ऑर्गेनिक से थे और ये जो था इनऑर्गेनिक दैट इज़ द नाइट्रिक एसिड से था. अब आते हैं फोर्थ में. स्ट्रक्चर ऑफ 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन हियर. सो हियर ABCDEF structures are given. So
Identify the two compounds which are not the same homologous, which are not members of same homologous series but are not isomers. तो सेम नहीं होने चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो 1 2 3 4 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है सेकंड पोजीशन पे, ब्यूटूइन है। और अगर हम देखें F1, इसमें भी डबल बॉन्ड है और ये इथीन है। तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन ए में पूछ रहे हैं टू कंपाउंड दैट आर द मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, यानी कि ये ए और सी, ए और एफ जो है ना स्टूडेंट, ये सेम मेंबर्स के हैं क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड आ रही है और इनका जनरल फार्मूला भी सेम होगा CnH2n। पर ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है क्योंकि आइसोमर्स का फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आप देखो ए वाले में 4 कार्बन है और एफ वाले में 2 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड एफ। बी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो फिर से हम देखते हैं आइसोमर्स। तो पहला तो एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ए बी वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी वाला जो है वो एल्केन है, ब्यूटेन है ना। डी वाला जो है अल्कोहल है, OH ग्रुप आ रहा है ना। ई वाला जो है 4 कार्बन है, 2 मिथाइल पेंटेन, सॉरी 2 मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, प्रोपेन। और एफ वाला एल्कीन है। तो स्टूडेंट देखो ए और एफ तो डबल बॉन्ड वाले सेम फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन कार्बन एटम सेम नहीं है। बी और डी दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग हैं। सी और ई ये फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब एल्केन्स हैं और चेन आइसोमर्स लग रहे हैं ये मुझको। फर्स्ट में 4 की चेन है और सेकंड में थर्ड मीन्स सी में जो है, सी मतलब फर्स्ट एल्केन का, तो इसमें 4 की चेन है और ई में जो है 3 की चेन है। तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ द सी एंड ई। नेक्स्ट है नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये भी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड था। तो इसका ये नेक्स्ट है, एफ कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डी, यानी कि एफ जो है वो क्या है, इथीन है और डी से प्रिपेयर्ड हो रहा है, यस ये इथेनॉल है। गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप लिखिए डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH, C2H5 ये डी है। एरो लिखिए, एरो के ऊपर 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंशन करिए और एरो के नीचे कंसंट्रेट H2SO4 गिव्स C2H4 प्लस 2H2O। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर हमारे सारे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चंस के। तो स्टूडेंट अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन पेपर का PDF, तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है दैट इज़ ICSE केमिस्ट्री करके, CT कैम ट्यूटर करके, तो आप उसको मैं लिंक इसका ऐड कर दूंगा। आप